नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। हरियाणा में जो भी नतीजा सामने आया उसे हर कोई स्वीकार कर रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कोई बयान सामने नहीं आया है। बीजेपी ने सहर्ष स्वीकार किया है, नतीजा बीजेपी के पक्ष में है। इसके अलावा जेजेपी को देख लीजिए, आईएनएलडी को देख लीजिए और बीएसपी को देख लीजिए, बाकी जितने दल हैं किसी की तरफ से कोई कठोर प्रतिक्रिया नहीं आई, सिर्फ कांग्रेस को छोड़कर। तो क्या ईवीएम की वजह से कांग्रेस हारी या फिर कांग्रेस के हारने की वजह हरियाणा में कांग्रेस के अंदर जारी अंदरूनी कलह थी? हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद घर की गुटबाजी सबके सामने आ गई। घर की लड़ाई, घर की कलह। कुमारी सैलजा और हुड्डा खेमे एक दूसरे को हार का जिम्मेदार बता रहे हैं, तो कांग्रेस की साथी पार्टियां भी कांग्रेस को ही नसीहत दे रही हैं, सलाह दे रही हैं। हरियाणा में 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी कांग्रेस का वनवास खत्म नहीं हुआ। कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त थी कि कांग्रेस पार्टी 60 से 70 सीटों तक तो जाएगी ही जाएगी। 50 क्रॉस करने से तो कोई रोक ही नहीं सकता, इसमें तो कोई दोराई नहीं है। लेकिन कांग्रेस का वनवास खत्म नहीं हुआ, सत्ता में वापसी करने का सपना पूरा नहीं हुआ। और इसके पीछे प्रत्याशी चयन से लेकर मतदान के दिन तक चली कांग्रेस के अंतर कलह को सबसे मुख्य वजह माना जा रहा है, जो अब खुलकर सतह पर है। और इसी का खामियाजा न सिर्फ कांग्रेस को हरियाणा में हार के तौर पर मिला, बल्कि आगामी चुनाव में भी कांग्रेस को टिकट वितरण, कांग्रेस के कद, कांग्रेस के काडर के विश्वास और साहस पर भी दिख सकता है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या कुमारी सैलजा और हुड्डा की तकरार से कांग्रेस को हार मिली? कांग्रेस को हरियाणा में गुटबाजी ले डूबी? इन्हीं मुद्दों पर आज की बड़ी बहस होगी और जो सवाल रहेंगे वो आपके सामने रखते हैं। पहला सवाल यह होगा कि अंदरूनी कलह से हार तो ईवीएम पर वार। दूसरा सवाल होगा, हरियाणा में बीजेपी के लिए क्या कांग्रेस के नेताओं ने ही रास्ता खोला? और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड में चुनाव से पहले क्या बैकफुट पर है कांग्रेस? इसी पर डिबेट, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। स्टेट में सींचा नहीं गया, तालमेल नहीं रखा गया। जो कौन लोग हैं जो जिम्मेवार थे सबको साथ लेकर चलने के और पार्टी को एक दिखाने के और सबको बैलेंस आउट करने के, वो भी बातें हैं। कोऑर्डिनेशन रखना किसका काम है? सबका काम है कोऑर्डिनेशन। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद घर की लड़ाई अब घर के बाहर आ गई है। हुड्डा और सैलजा गुट एक दूसरे को हार का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। टिकट बंटवारे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभुत्व साफ नजर आया और रणदीप सुरजेवाला लगातार नाराजगी जताते रहे, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई। जिसके बाद इन नेताओं ने खुद को अपने अपने इलाके तक प्रचार के दौरान सीमित कर लिया, जिससे कांग्रेस को नुकसान झेलना पड़ा। कुमारी सैलजा की नाराजगी से दलित वोटर्स में गलत संदेश किया, तो वोटिंग से ठीक पहले सैलजा की सोनिया से मुलाकात के बाद जाट वोटर्स में, जिसका खामियाजा कांग्रेस को चुनाव हार कर चुकाना पड़ा। इस हार के बाद अब कुमारी सैलजा ने इसका जिम्मेदार इशारों में भूपेंद्र को ठहराया और पार्टी आलाकमान से जिम्मेदारी तय करने की मांग की। लेकिन अब हमको इन सब बातों को देखते हुए नए सिरे से आगे सोचना होगा, क्योंकि जो ये अभी चल रहा है बिजनेस एज यूजुअल, ऐसा तो नहीं चलेगा। कहाँ हमारी कमियां रही हैं, क्या कमियां रही हैं, इसके बारे में देखना होगा। कौन जिम्मेवार रहे, पार्टी को किस तरह से स्टेट में सींचा नहीं गया, तालमेल नहीं रखा गया। जो कौन लोग हैं जो जिम्मेवार थे सबको साथ लेकर चलने के और पार्टी को एक दिखाने के और सबको बैलेंस आउट करने के, वो भी बातें हैं। कुमारी सैलजा के तालमेल न बैठाने वाले बयान पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी पलटवार आया। उन्होंने साफ कहा कि तालमेल बैठाना सिर्फ उनका काम नहीं है, सबको तालमेल बैठाना चाहिए था। हुड्डा का इशारा किस तरफ था, ये किसी से छिपा नहीं है। नहीं, कांग्रेस एकजुट थी।
ये तो आप लोगों की बात कहानी थी। अब बीजेपी का तो आप देख रहे नहीं, विद साहब कहीं घर से नहीं निकले, रामविलास जी शर्मा जी टिकट काट दी गई थी, वो तो अलग बात है। देखो कोई भी प्रजातांत्रिक पार्टी होगी, लोकतांत्रिक पार्टी होगी, मतभेद स्वाभाविक हो सकते हैं, लेकिन मनभेद किसी का नहीं था। कोऑर्डिनेशन रखना किसका काम है? सबका काम है कोऑर्डिनेशन। हार के लिए कांग्रेस के आंतरिक कलह है, ये सब जानते हैं। बीजेपी के खिलाफ लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आ रही पार्टियों ने भी कांग्रेस को सलाह देनी शुरू कर दी। तो आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के एक्सपोस्ट की चर्चा सियासी गलियारों में जोरों पर है, जिसमें उन्होंने हरियाणा में 7 चुनाव न लड़ने को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है। राघव चड्ढा ने शायराना अंदाज में कहा है कि हमारी आरजू की फिक्र करते तो कुछ और बात होती, हमारी हसरत का ख्याल रखते तो एक अलग शाम होती। आज वो भी पछता रहा होगा मेरा साथ छोड़कर, अगर साथ साथ चलते तो कुछ और बात होती। वहीं शिवसेना, उद्धव गुट और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को चुनाव लड़ने की रणनीति बदलने की बात कही है। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। बीजेपी ने तीसरी बार वहां हुकूमत बनाई। अब इसके पीछे क्या वजूहात हैं, उस पर कांग्रेस को थोड़ा सा तो गहराई में जाके सोचना होगा। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी कांग्रेस की हार के लिए अंदरूनी कलह बताई, तो बीजेपी के MP किरण चौधरी ने तो पिता पुत्र की जोड़ी को ही जिम्मेदार ठहराया। लगता यह है कि उनके इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से उसका फायदा बीजेपी को हो गया। और तीसरी बात यह है कि बीजेपी को अगर आप जरा सा ही मौका देंगे इलेक्टोरल बैटल में तो बीजेपी उसका फायदा उठा लेती है। जनता ने देख लिया। और दूसरी तरफ जो है केवल क्षेत्रवाद था, नजर आता था। एक व्यक्ति विशेष और उनके पुत्र वो नजर आते थे। वहां पे केवल षड्यंत्र नजर आते थे, एक दूसरे को काटना मारना, जो है पूरी तरह से कॉन्स्पिरेसीज करने, और फिर भ्रष्टाचार का बोलबाला पूरी तरह से था। तो हरियाणा की जनता ने ये बात स्वीकार ली है कि अब कांग्रेस नाम की चीज हरियाणा के अंदर नहीं रही। मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ कि बाबू बेटा जो है पार्टी ये रह गई और लोगों ने जो है उनको पूरी तरह से नकार दिया। हरियाणा को चुनाव वापसी खटपट की वजह से हार कर कांग्रेस का सिर्फ हरियाणा में वनवास से वापसी का सपना नहीं टूटा है, बल्कि उसे आने वाले चुनावों में गठबंधन में सीट बंटवारे में भी नुकसान झेलना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आज के डिबेट में शामिल होने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा है। संजीव कौशिक राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं, विमल सिंह प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हैं, यश श्रीवास्तव प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी जुड़ रहे हैं। वैसे तो भोपाल से जुड़ते हैं, आज नोएडा स्टूडियो में आए हुए, दिल्ली के स्टूडियो में। पवन शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ जुड़े हैं, सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं स्टूडियो से, सुशीबेन शाह प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं और साथ ही साथ दर्शकों का भी बहुत तहे दिल से आज की डिबेट में स्वागत है। पहला सवाल यश आपसे है कि आप लोगों ने कहा अभी भी थोड़ी देर में आप लोगों का एक डेलीगेशन जो है मुलाकात करेगा, लेकिन आप लोगों ने बार बार कहा कि ईवीएम की वजह से सारे चुनाव आयोग से शिकायत है, कई जगहों से शिकायत मिली। आप चूंकि खुद दिल्ली में, आपके पास भी कई ऐसे रिपोर्ट्स आने का आपने भी, आपकी पार्टी ने दावा किया, आपने भी कुछ ऐसी खबरें सुनी होंगी, लेकिन उस रीजन का क्या, जो रीजन आप लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्या हरियाणा में अंदरूनी कलह का कांग्रेस शिकार हो गई? नहीं, देखिए, अंदरूनी कलह पे ही अगर आपको फोकस करना है तो फिर हमें अनिल विज जी को भी याद रखना चाहिए। वो खुद कह रहे थे कि मैं सीएम बनना चाहता हूं, और जब चुनाव के नतीजे आए तो वो गाना गाते हुए दिख रहे थे। थोड़ी देर दोपहर में जब नतीजे चल रहे थे तो हमारे ही सामने वो करीब 2500 वोट से पीछे हो रहे थे। चैनल पर चल रहा था कि अनिल विज जी हार रहे हैं, परंतु उनके समर्थक उनका पोस्टर लेके खड़े हैं। थोड़ी देर बाद वो 2500 वोट से आगे हो गए, फिर 6000 वोट से आगे हो गए। ऐसा ही कुछ हमने पहले यूपी में भी देखा है, जब केशव प्रसाद मौर्य अचानक हार गए थे क्योंकि उन्होंने भी सीएम बनने की इच्छा जाहिर की थी। तो ये अंदरूनी कलह तो मेरे ख्याल से बीजेपी को हम पर आरोप लगाने से पहले अपने अंदर देख लेना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि ईवीएम में कोई खराबी नहीं है तो चुनाव आयोग ने जैसा जवाब हमारे वरिष्ठ नेता जयराम रमेश जी के पत्र को दिया, जिसका उन्होंने पुनः जवाब दिया, वो जवाब देने की बजाय ईवीएम के संदर्भ में चुनाव आयोग को एक बार सामने आना चाहिए। इसके पहले भी जब दिग्विजय सिंह जी ने एक प्रोग्राम करके दिखाया था कि ईवीएम किस तरह टेम्पर हो सकती है,
उसके लिए चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया, जबकि चुनाव आयोग ये मानता है कि उनके पास कोई टेक्निकल टीम नहीं है। उनके पास ये भी जानकारी नहीं है कि 20 लाख गायब हुई ईवीएम का क्या हो रहा है, उन्होंने क्या जांच की है। और उनको ये भी नहीं पता रहता है कई बार कि जो लोग उनके ईवीएम फिट करने जाते हैं वो वहाँ पे लोकल स्तर पे वाईफाई की मांग करते हैं, जबकि ये बताया जाता है कि ईवीएम में इंटरनेट नहीं है। तो ये सारी जो एक तरह की विडंबनाएं हमें इस चुनाव आयोग में दिखाई देती हैं, और फिर हम सवाल पूछते हैं तो मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय शेर सुना देते हैं। ये सब की बजाय उन्हें एक बार में बात खत्म कर देनी चाहिए, यही सबसे बड़ा आधार है। यश, इसी पर दूसरा सवाल उठता, आपने अंदरूनी कलह की बात को इनकार किया। आपकी जब कर्नाटक में जीत होती है तो आप झटपट सरकार बना लेते हैं, आपकी जब हिमाचल में जीत होती है आप झटपट सरकार बना लेते हैं, आप चुनाव आयोग की तारीफ करते हैं और चुनाव आयोग के काम की तारीफ करते हैं। आप जहां हारते हैं वहां फैसला स्वीकार नहीं करते, यानी कि कांग्रेस पार्टी, और जहां जीतते हैं वहां झटपट सरकार बना लेते हैं। तो ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चल सकती? नहीं, देखिए, हम शिकायत कर रहे हैं, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि आदमपुर में हमारे जो उम्मीदवार थे उन्हें विनिंग सर्टिफिकेट बहुत देर तक नहीं दिया जा रहा था। जीत डिक्लेयर होने के बाद 1426 वोट से वो जीते थे और उन्हें विनिंग सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था। उसके बाद हम लोग वहीं पे थे जब ये सब हो रहा था और जयराम रमेश जी ने इंटरवीन किया। उसके बाद कुछ बात आगे बढ़ी, कार्यवाही आगे बढ़ी और भी बहुत कुछ हुआ। हमारे 3 हिसार, महेंद्रगढ़ और पानीपत के उम्मीदवारों ने बताया कि जो ईवीएम जो है, ईवीएम जो रखी हुई है कुछ समय से, वो अपने आप 99% बैटरी है उसकी और बीजेपी वाले उसमें जीत रहे हैं। जिसमें 60-70% बैटरी है उसमें बीजेपी वाले नहीं जीत रहे हैं। तो यदि ईसी ने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ढूंढ ली है कि महीनों तक गोदाम में रखी हुई ईवीएम अपने आप चार्ज हो सकती है, तो उनको फिर इधर ध्यान देना चाहिए, वो चुनाव में क्यों लगे हुए हैं। और नहीं तो जवाब दें कि ये कैसे हो रहा है, रखे रखे ईवीएम की बैटरी अपने आप 99% कैसे, और सारी मशीनों की 99% ही है, और जिस मशीन की 99% है वहां भाजपा जीत रही है, जिसकी नहीं है वहां भाजपा हार रही है, पेपर बैलेट पे भाजपा हार रही है। तो ये सारी बातें चुनाव आयोग को एक बार सामने के पास जा रहा हूं। विमल जी, जो बात यश कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है, मैं सुशी बेन इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। मैम, विमल जी, सीधा जो एलिगेशन है वो चुनाव आयोग पर है और बीजेपी पर है। हालांकि एक डेलीगेशन थोड़ी देर में मिलने वाला है कांग्रेस पार्टी का। चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से बात साफ कर दी और कांग्रेस के चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे को खत भी लिख दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। विमल जी, देखिए विवेक जी, मैं कहना चाहता हूं कि ये जहां पे चुनाव जीतते हैं, चाहे मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं, चाहे मैं कर्नाटक की बात करूं, ये जहां चुनाव जीतते हैं वहां ये कहते हैं कि हाँ, हमने जो है ग्राउंड लेवल पे वर्क किया, हम जनता के बीच पहुंचे, जनता से इंटरेक्ट हुए, इस वजह से जनता ने जो है हमें पूरा भरपूर प्यार और आशीर्वाद दिया। लेकिन जहां ये चुनाव हारते हैं वहां पे ये जो ईवीएम के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर अपना ढिढोसला फोड़ते हैं। आपने देखा था विवेक जी, जब शुरू में जो है, जब रुझानों में, या चाहे मैं एग्जिट पोल की बात करूं, जिस समय कांग्रेस को जो है एग्जिट पोल में और रुझानों में आगे दिखाया जा रहा था, उस समय कांग्रेस कार्यालय में जो है जलेबियां, जो फैक्ट्री से बनाई हुई जलेबियां जो बांटी जा रही थी, ढोल नगारे तक बज रहे थे। लेकिन जहां इन्होंने देखा कि जो है भारतीय जनता पार्टी जो है आगे जा रही है, रुझानों में भी भारतीय जनता पार्टी को जो है जो रुझान है उस चीज में तब्दील होते हुए दिखाई दे रहा है, वहां पे ये जो है क्या ईवीएम टेम्परिंग मुमकिन है जो एलिगेशन कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाई जा रही है? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि जब सारे विपक्षी पार्टियां जो है, जब सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने बोला था कि ईवीएम को जो है, ईवीएम में गड़बड़ी है और ईवीएम को हम जो है स्वीकार नहीं कर सकते, इलेक्शन कमीशन ने बोला था कि आप सभी पार्टियों को उन्होंने न्योता दिया था कि आप आइए और ईवीएम को हैक कीजिए, लेकिन कोई भी पार्टी वहां पे नहीं पहुंची थी। चाहे मैं कांग्रेस की बात करूं, चाहे आदमी पार्टी की बात करूं, चाहे ओवैसी जी की बात करूं, कोई भी पार्टी जो है वहां ईवीएम को हैक करने के लिए नहीं पहुंची। लेकिन जहां ये जो है चुनाव हारेंगे वहां पे ये जो है इन्होंने, इनका जो है मनगढ़ंत एक कहानी बन गया है कि वहां पे जो है ये भारतीय जनता पार्टी को और इलेक्शन कमीशन को कटघरे में ले लेते हैं। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं विवेक जी, ये अंदर कलह अपने अंदर नहीं झांकेंगे। कहते हैं ना कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे घर में जो है पत्थर नहीं फेंकते। ये अपने अंदर कलह में नहीं जाएंगे कि हाँ, आप ऐसा पहली बार थोड़ी ना हुआ है। आपने देखा था पहले जो है लोकसभा के चुनाव के बाद जो है कांग्रेस के अंदर ही G23 ग्रुप बना हुआ था, जिसमें इन्होंने डिमांड किया था कि भाई कोई ऐसा नेतृत्व चाहिए जो पार्टी को अच्छे तरीके से चला ले। यहाँ तक कि राहुल गांधी को इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद देखिए इनके बीच में जो है पंजाब के चुनाव में चन्नी जी और सिद्धू जी के बीच में आपस में जो है अंदर कलह था, जिसकी वजह से इनको पंजाब का चुनाव हारना पड़ा। राजस्थान में जो है गहलोत जी के बीच में और सचिन पायलट जी के बीच में जो है अंदर कलह था, जिसकी वजह से इनको जो है राजस्थान से भी अपना हाथ धोना पड़ा।
मैं कहना चाहता हूं कि ये पहले अपने जी। घर में नहीं झांकते हैं। कुमारी अपने संध्या घर जी में और नहीं गीता जी झांक के रहे, बीच में- चुनाव आयोग ईवीएम को दोष दे रहे हैं। यश, इसका जल्दी से जवाब, फिर मैं पवन देखिए, शर्मा और सुशील मैं जी के पास आपको- जा रहा हूं। सौरव कौशिक के बाद आपके पास आ रहा हूं। मैं जी, कितना स्पेसिफिक आपको बोल रहा हूं कि हम चुनाव आयोग से सवाल जो कर रहे हैं उसका आधार क्या है, लेकिन उसके जवाब में आप 15-20 बार जो है और उसके बाद आगे पीछे कहानी सुनते हैं। यही मैं हरियाणा की जनता को और सबको बोलना चाहता हूं कि क्या हरियाणा की जनता वो झूठ बोल रही थी जो हमने देखा? क्या वो किसानों के लिए सड़क पे कीलें नहीं बिछी थी? क्या महिलाओं का अपमान नहीं हुआ? क्या रेसलिंग फेडरेशन का पूरा मामला, महिला पहलवानों का मामला झूठ है? क्या किसानों को दुगनी आय मिल रही है? क्या लोग डंकी रूट से विदेश जाके नौकरी ढूंढने को मजबूर नहीं हो रहे? इसके बावजूद हम बीजेपी की बनाई हुई कहानियां सुने और विश्वास कर लें, क्या ये जनता मान सकती है विवेक जी? नहीं, लेकिन मैंडेट आपके पक्ष में नहीं आया ना, अब क्या करें बताइए। मैं उसी इसका क्या मैंडेट उपाय के लिए हो तो सकता बोल रहा हूं कि यदि मैंडेट सही है तो क्यों नहीं हमारी शिकायतों पर ध्यान दिया जाता? क्यों नहीं चुनाव आयोग एक बार सामने आ जाता है कि लीजिए ये ईवीएम है, इसका ये आधार है। और ये जो महोदय कह रहे हैं कि भैया ईवीएम के लिए सब बुलाया था, तो महोदय आप इस समय किसी गाड़ी में चलते हुए दिख रहे हैं, ये मेरा फोन है, इसको जरा हैक करके दिखाइए, आपका समय शुरू होता है अब 1 2 3 4 5 खत्म। ये किया है चुनाव आयोग ने आपके निर्देशों पे, इसलिए कोई विपक्ष वहां नहीं गया था, हम तो बिल्कुल नहीं गए जी, थे। मैं सौरभ दुबे हमारा सुशीबेन कुछ कहना चाह रही है, उसका संजीव कौशिक। सौरभ दुबे आपके पास आ रहा हूं। सुशीबेन, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और विवेक जी मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम मैम, बताइए। मैं इतना ही कहना चाहूंगी यश भाई, तो आपको फिर 37 सीट भी नहीं मिलनी चाहिए। क्यों बीजेपी आपको जो संचय और जो गलत बयानी आप कर रहे हैं, तो आपको 37 भी क्यों लेने दे बीजेपी और मोदी सरकार? यानी ये सब बिल्कुल गलत बयानी है। जहां आपने अच्छा काम किया आप जीते। दूसरी बात, मैं मेरे प्रवक्ता मेरे भाई बीजेपी को जो नीति नियम से बीजेपी ने हरियाणा जीता है उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। ग्राउंड लेवल पर काम करके जिन्होंने काम किया वो जीते। जब से आप 90 इंडी गठबंधन और कांग्रेस 99 सीट जीती लोकसभा में, और आप सब आपकी इंडी गठबंधन सब मिलके जितने सीट नहीं ला सके, सिर्फ उतनी सीट मोदी जी के नेतृत्व में महायुति ने एनडीए ने ली है। मान के चलिए ये मानना। और महाराष्ट्र की मैं बात करूं, वहां अगाड़ी में बिल्कुल बिगाड़ी थे। आज तक जो माहौल था कांग्रेस का कि हम सब साथ साथ हैं, अब आज की घड़ी में आप हमारे हैं कौन, वो ऐसा चल रहा है जो चल रही है। अच्छा, ये महाराष्ट्र की कहानी आप बता रहे हैं, यानी महाराष्ट्र में भी अब मामला ट्रैक से उतर रहा है, ऐसा हो रहा है क्या? संजय राउत का स्टेटमेंट देखिए, आप एनसीपी शरद पवार का स्टेटमेंट देखिए। कांग्रेस की आदत है कि एक हवा का जो गुब्बारा होता है उसकी तरह वो चल रहे हैं 99 सीट लेके। एक बार महाराष्ट्र में हमारे जो मराठी के मतदार हैं वो गुमराह हो सकते हैं। हर बार आप कॉमिक की तरफ जो कॉन्स्टिट्यूशन घुमाते हैं, लोग गुमराह नहीं होते हैं। आपकी नीति क्या है? आपकी क्या कांग्रेस क्या जानती है यूसीसी के बारे में? क्या उनका मत है 370 के बारे में? क्या मत है आपका राम मंदिर के बारे में? आपके इंडी गठबंधन में कंट्रोवर्सी है, आप साथ चल ही नहीं सकते, इसलिए आप हारे। और कांग्रेस का ये जो जहां वो वीक हैं वहां वो युति कर लेते हैं, और यहां आपको छोड़ दिया है, एनसीपी को छोड़ दिया, खुद जी, आप कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन भी एक मेन रीजन है। मैं पवन शर्मा से इसका रिएक्शन ले रहा हूं। पवन जी, क्या आम आदमी पार्टी भी एक बड़ा फैक्टर है? अगर अंदरूनी कलह की बात हो रही तो क्या आम आदमी पार्टी जो 89 सीट्स जिस पर आम आदमी पार्टी ने फाइट की है, कहीं पर तो 32 वोट से कांग्रेस के जो प्रत्याशी वो हारे, और वहां आम आदमी पार्टी को लगभग 2100 के आसपास वोट हासिल हुए हैं। पवन शर्मा जी, जरा लौट आए मेरे भाई, यश भाई जरा लौट आए, जमीन पर चलिए। सुशील मैं आ रहा हूं आपके पास, पवन शर्मा जी से जवाब ले रहा हूं। जी जी विवेक जी, कई सारी चीजें हैं। कांग्रेस के अंदर अंतरकलह है नहीं है, इसका विश्लेषण कांग्रेस कर लेगी कि उनके पार्टी का अंतर्गत मामला है। लेकिन आप देखना पड़ेगा, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल था, एक तरफ कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई थी, तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का अहंकार बोल रहा था। आपको सबको पता है कि 10 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल था। किसानों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गुस्सा था, महिलाओं के अंदर गुस्सा था, सबके अंदर गुस्सा था। लेकिन अच्छा मौका होने के बावजूद एक अच्छी प्लानिंग नहीं हो पाई, जिसकी वजह से आज ये नतीजे कुछ और ही होते। देखिए, आम आदमी पार्टी से इतना चाह रही थी, समाजवादी पार्टी इतना चाह रही थी कि देखिए मुख्यमंत्री किसका बनता? कांग्रेस का बनता। भाई सारे मंत्री किसके बनते? सरकार किसकी बनती? कांग्रेस की बनती। तो आम आदमी पार्टी ये चाह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी जो सारे इनके फेलियर थे उसको हराने का मकसद हमारा था।
लेकिन हमने कोशिश आखिर तक करी कि भाई कोई ऐसा एक लाइन पे हम आ जाएं, गठबंधन हो जाए, भारतीय जनता पार्टी को हरा पाए, लेकिन बात नहीं बनी। अलग बात है, उसका अलग से बातचीत हो सकती है, लेकिन आपको ये तो समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के नहीं, आप ओवर कॉन्फिडेंस कह रहे हैं या फिर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस अहंकार में आ गई थी 2024 के नतीजों के बाद, ये कह रहे हैं आप? देखिए, मैं अहंकार तो नहीं कहूंगा, ओवर कॉन्फिडेंस ही कहूंगा कि जिस तरह देखिए राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम किसी भी तरह से हरियाणा में अलायंस साधते हैं, लेकिन हरियाणा के जो नेता थे, कई सारे नेताओं का नाम नहीं लेना चाहूंगा अभी, उन नेताओं ने अलायंस नहीं होने दिया। पता नहीं उनका क्या आपसी क्या मतभेद होगा, क्या नहीं होगा, वो तो इनका इंटरनल मैटर है, वो जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन देखिए नतीजे आपको पता है, विवेक जी आपके चैनल ने भी सर्वे किया था, सब चैनल पर सर्वे चले थे, बीजेपी के खिलाफ तगड़ा माहौल था और उसका जो नतीजा निकला वो नतीजा कुछ और हो सकता था। बहुत सारी सीटों पे ऐसा हुआ, जो कांग्रेस के कई बागी लोग थे, उन बागी लोगों ने कांग्रेस को डेंट किया। जी, आपकी बात को समझे तो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से तैयारियों में कमी रह गई और अंतरकाला की बात जो सामने आ रही है उसका भी इंपैक्ट पड़ा। मैं संजीव कौशिक जी से इस पर रिएक्शन लूं, उसके बाद यश और सौरभ दुबे आपके पास आ रहा हूं। संजीव कौशिक जी, क्या हुआ? देखिए, कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लहर बनी थी, हवा बनी थी, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सारे लोग कह रहे हैं। 5 तारीख के चुनाव के बाद में लगातार जो विश्लेषण हो रहे थे, जो एग्जिट पोल आ रहे थे, चाहे आप कह रहे थे या फिर कल सुबह से लेकर के पौने 10 बजे तक जो टीवी चैनल के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट पे जाता हुआ दिख रहा था। अचानक 10-15 मिनट में सारी फिजाएं बदल गई, सारे आंकड़े उलट गए। अब उसके बाद से 2 तरह की बातें, कांग्रेस पार्टी इन तमाम चीजों को और लक्षणों को देख करके ये बताने का प्रयास कर रही है, या ये बात कह रही है कि कुछ न कुछ घालमेल है, क्योंकि चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, या फिर पंजाब हो, या फिर ये हालिया कल का ये इलेक्शन, सारे जगहों पे सारे प्रेडिक्शन जितने भी एग्जिट पोल करने वाले हैं वो सब कुछ एक झटके में उलट जाए, सारे विशेषज्ञों के सोच को धता बता दिया जाए, ऐसा बहुत कम होता है। अच्छा, एक बात बताइए संजीव भाई, एक बात बताइए, 2024 के नतीजे हमने साथ में देखे, साथ में कवर किया, साथ में डिबेट की, 2024 के एग्जिट पोल को भी साथ में कवर किया, एग्जिट पोल की तस्वीर भी साथ में रखी। कौन सा एक ऐसा एग्जिट पोल नहीं था जिसमें 400-350 की बात नहीं हुई थी? और जब शुरुआती रुझान आ रहे थे, मुझे याद है शुरुआत के 2 घंटे में बीजेपी 350 प्लस थी। 2024 के जनरल इलेक्शंस की बात कर रहा हूं संजीव भाई, 350 के पास थी बीजेपी, लेकिन बीजेपी 240 पर आ गई, 239-40 पर आ गई। तो बीजेपी को अगर मैं एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहता हूं कि अगर खेल करना होता तो 246-250 तो कर लेते कम से कम मेजॉरिटी, 260 कर लेते मेजॉरिटी, कम से कम उनकी संसद में रहती, उसके बाद अपने हिसाब से वो कानून बना सकते थे। विवेक भाई, कौन सा एग्जिट पोल था आप बताइए? वक्त संशोधन बिल को जेपीसी में भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ती। विवेक भाई, कौन सा ऐसा एग्जिट पोल में कौन सा ऐसा विश्लेषण था, या कौन सा ऐसा एग्जिट पोल के नतीजे थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनती हुई नहीं दिख रही थी? और क्या भारतीय जनता पार्टी, मैं तो कह रहा हूं 400 सीटें भी दी गई कई एग्जिट पोल में संजीव भाई, 400 सीटें एग्जिट पोल में दी गई। बनने की बात कह रहे थे तो बनी ना, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल उलट गया, ऐसा तो नहीं है कि जितना मेजॉरिटी में नहीं रही ना, 240 सीट मेजॉरिटी होता है क्या संजीव भाई? विवेक भाई, ऐसा तो नहीं हुआ कि 240 कांग्रेस पार्टी की आ गई और भारतीय भाई साहब, ईवीएम में अगर खेल हो सकता है क्या 10 सीटों का खेल नहीं हो सकता है क्या? मैं ये पूछ रहा हूं, सीधी सीधी बात है। मैं ये इसमें नहीं जाना चाहता, ये कांग्रेस पार्टी ने जो बात कही है उसके बारे में मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है। लेकिन एक चीज और है, इसके अलावा एक चीज और है, कई बार हम जब भावनाओं में बहते हैं तो बहुत सारे सूचनाओं को अनदेखी कर देते हैं। यह बात भी बिल्कुल सही है कि कांग्रेस पार्टी ने यदि बेहतरीन तरीके से मैनेज की होती, यदि आम आदमी पार्टी को अपने साथ में रखी होती, यदि समाजवादी पार्टी को साथ में रखी होती, तो 1% 1.5% की जो बात है, जो 30 सीटें 32 सीटें 1,500 सीटें 2,000 सीटें मतों से जो भारतीय जनता पार्टी जीत गई और वहां पर कांग्रेस पार्टी हार गई, निश्चित तौर पर वो आम आदमी पार्टी के खाते में जो सीटें जो नंबर थे वो यदि कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ जाता तो कम से कम 5-6 तो ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, वो चले जाते कांग्रेस पार्टी के। तो निश्चित तौर पे सीटों का बंटवारा क्यों नहीं हुआ, क्यों वो एक साथ नहीं लड़े? ठीक है, मैं इसका जवाब यश से लूंगा। ये तो वही कहानी होगी कि पांडवों ने 5 गांव मांगा था, उसके बाद पूरे के पूरे महाभारत करवा दी। ये वही वाली बात हरियाणा में हो गई कि भैया हमने मांगा था 7 सीट, नहीं दिया तो ले 90 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। और मेरी बात पे सौरभ दुबे हंस देते हैं। बताइए, मैं सवाल ही तो पूछ रहा हूं सौरभ दुबे जी। आप देखिए सौरभ दुबे जी, आप अगर किसी विपक्ष के दल को, एलओपी को या फिर कांग्रेस पार्टी को कोई ग्रीवांस है तो ग्रीवांस को एड्रेस कौन करेगा? चुनाव आयोग करेगा। चुनाव कौन करवाता है? चुनाव आयोग करवाता है। अब चुनाव आयोग जब चुनाव करवाती है तो चुनाव आयोग को
उसकी जिम्मेदारी है कि उस ग्रीवांस को एड्रेस करे, जो शक है उसको दूर करे। राजनीतिक पार्टी अगर कोई सवाल लेकर जा रही है उसको एड्रेस करे। बिल्कुल। देखिए, पहले भी हम देख चुके हैं कि विपक्ष को जब आपत्ति हुई थी चुनाव आयोग पे, ईवीएम पे, तो सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे उनकी सुनवाई को सुना और उसके बाद उनको जो है जो एक मैसेज और संदेश के साथ भेजा कि आप जब जनता का जो जनादेश है कहीं ना कहीं आप उसका अपमान करने का जब प्रयास करते हैं तो ये लोकतंत्र में जो है, जो जीत हो या हार हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, विनम्रता के साथ जीत का जश्न मनाइए और हार का गम में भी आपकी विनम्रता होनी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में हार गई लेकिन बड़ी विनम्रता से उसने कश्मीर के हार को स्वीकार किया। कांग्रेस पार्टी जो मुख्य रूप से, देखिए, इनको पता तो है अपनी कमियां, आकलन करने बैठेंगे तो 10 कमियां, अभी 2 तो सुबह सुबह जो है संजय राउत ने एक बता दी, एक अरविंद केजरीवाल ने बता दी, बाकी की भी चीजें आप आकलन करेंगे तो निकल करके आ जाएगी। अभी जो यश जी को चिंता हो रही है पहलवान की, किसान की, महिला की, नौजवान की, ये चिंता व्यक्त कर रहे थे कि हम इसकी समस्या लेकर के कहां जाएं। आपसे कह रहे थे भाई इसकी समस्या, इस समस्या को लेकर के आप जनता की अदालत में गए। जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं है इस लोकतंत्र में। इस लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि जनता जो है वो सर्वोपरि है यहाँ पर, और जनता की अदालत में आपको जो है वो आपकी मांगों को ठुकरा दिया है। चाहे वो पहलवान की बात हो, चाहे वो किसान की बात हो, चाहे वो महिला की बात हो, चाहे वो नौजवान की बात हो। हाँ, निश्चित रूप से आप दलित की बात कर रहे थे। क्यों ठुकरा रहे हैं? अगर इनको किसी सीट पर चिंता है, शक सुबह है, तो दूर करवा दीजिए। अब सीट के हिसाब से मैं बता देता हूं आपको, 5 सीटें ऐसी हैं जिस पर सीधा सीधा आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट काटे हैं और कांग्रेस उसकी वजह से हार गई। 9 सीटें ऐसी हैं जिसके अंदर जो है निर्दलीय प्रत्याशी जो कांग्रेस से बाहर निकले वो दूसरे नंबर पे हो, कांग्रेस तीसरे नंबर पे। अब बताइए हार का कारण कहां से आया? भारतीय जनता पार्टी की इंजीनियरिंग जो है वो साफ साफ दिखाई देती है कि छोटी छोटी जगहों पर जहां पर उन्होंने देखा कि हम कितने मार्जिन से जीत सकते हैं, बाकायदे पूरा संगठन, पूरा राजनीतिक दल उस पर बैठा और वो कह रहे हैं कि ईवीएम 99% कैसे चार्ज था, ये भी इंजीनियरिंग थी क्या? अब सुन लीजिए आप, ये तो आप ये वो पूछ रहे हैं ना, अब उनके सवाल का जवाब क्यों नहीं देते आप? लोकतंत्र में जनता पावरफुल होती है, लोकतंत्र में सुप्रीम पावर जनता, किसको नहीं पता है? हाँ, तो नहीं पता है उनको नहीं पता है। कक्षा 4 में प्रवेश किया तो मुझे पढ़ाया, मैं कक्षा 4 की बात कर रहा हूँ, तो मुझे पढ़ाया गया कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। कभी कभी देखिए पढ़े लिखे हैं लेकिन पढ़े लिख करके अनदेखा, क्योंकि हम मजबूरी है, हार गए। अच्छा, कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में भी बड़ी पटकनी मिली है, वहां पर भी मात्र जो है सीटें इनकी जो है 10 के नीचे 6 सीटें आई हैं। ऐसा तो नहीं कि इसका जो दुख है वो कहां पर जाएंगे, वो कहां पर जाएंगे? सौरभ द्विवेदी, ये चेक बैलेंस तो नहीं? हरियाणा, उत्तर प्रदेश यहां पर जीत जाते हैं, हिमाचल हार गए, जो छोटा स्टेट है ले लो। अगर ये इस तरह का कह सकते हैं ईवीएम गड़बड़ी, तो आप भी उस तरह की बात कह सकते हैं, और भी लोग हैं जो तो तीसरी बात ला सकते हैं। लेकिन भैया चुनाव ही एकमात्र माध्यम है, मतलब आपकी बातें जो है, आप मेरे सवाल पूछने का अधिकार भी ले लीजिए। सवाल आप इस तरह का सवाल जब किस तरह का सवाल? कांग्रेस से कंफ्यूज हो रहा है। कैसा सवाल? मैं कह रहा हूं अगर जो है चुनाव आयोग ईवीएम से समस्या है आपको, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए ना। तो आप पार्टी क्यों बन रहे हैं? आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, चुनाव आयोग जाइए, आप बोलिए चुनाव आयोग जाइए। अरे भैया आप क्यों परेशान हो? हम क्या बोले? मुझे तो पता है आप परेशान क्यों हो? आप बोलिए भैया, कश्मीर के अंदर भी जनता की कांग्रेस पार्टी समझेगी, चुनाव आयोग हरियाणा में भी जनता की जीत है जी। मैं तो दोनों जगह जनता की ठीक है, जनता की जीत है। यश कुछ कहना चाह रहे हो उसकी सूची में, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। यश, आम आदमी पार्टी अभी कहते, अब जवाब दे दीजिएगा साथ में, आम आदमी पार्टी ने जो कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस और अंदरूनी कलह। नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी कह सकती है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपने महाभारत की बात की थी, तो महाभारत में एक बहुत केंद्रीय जो बिंदु था वो कुरुक्षेत्र ही था, हरियाणा में ही था वो। और इसीलिए मैं हरियाणा की जनता से फिर पूछता हूं कि जो महाभारत एक द्रौपदी के कारण हुई, आज हरियाणा की कई महिलाओं के लिए ये सवाल खड़ा हुआ था जिस पर चुनाव के मुद्दे बने थे। क्या हरियाणा, सौरभ जी मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं, तो क्या हरियाणा की जनता अपने घर की बेटियों को भूल गई जो महिला पहलवान वहां खड़ी हुई थी? आपने महाभारत की बात की तो ये भी बता दीजिए कि नहीं, आप पूछेगा, मैं उस पे नहीं जा रहा हूं, उस सवाल पे नहीं जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि भाई आम आदमी पार्टी ने आपसे 7 सीट मांगी थी, 7 ही मांगी थी ना, आपने 7 दे दिए होते। महाभारत में क्या हुआ था? 5 गांव मांगे पांडवों ने, वो उनको मिला नहीं। 7 नहीं, देखिए वो तो जो होना था वो हो गया। अभी तो हम केवल बिंदुवार ये कह रहे हैं आज कि हमने चुनाव आयोग से स्पष्ट एक सवाल उठाया है जिसके हमने साक्ष्य और तथ्य रखे हैं। चुनाव आयोग के सामने हमने जब अपनी पूरी बात रखी है तो चुनाव आयोग बजाय जवाब देने के अपने वार्तालाप का स्तर गिरा के हमारे बड़े नेता को जवाब देता है
और उसका डिफेंस करने के लिए बीजेपी आरएसएस आ जाती है। चुनाव आयोग खुद क्यों नहीं सामने आता, यही तो हमारा एकमात्र सिर्फ सवाल है। हरियाणा के विषय को लेकर और कश्मीर का और भी लेगा। हाँ, यही कश्मीर में मुझे भी गड़बड़ी हाँ हुई अच्छा होगी। याद दिलाया हाँ, आपने। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इन्होंने अभी सौरभ जी ने कुछ बातें कही थी जिससे ये तो साफ हो गया कि बीजेपी अपने दम पे नहीं जीती, वो इसलिए जीत गई कि दूसरी पार्टियां आ गई, पैरेलल वोटिंग हो गई, सब कुछ है। ये आपने ही कहा है सौरभ जी, आपने ही कहा है। छोटी छोटी सीट है जो भी हो, लेकिन बीजेपी अपने योग्यता पर नहीं जीती है, ये आपकी बात से प्रमाणित होता है। और पटकनी, अरे सौरभ जी पूरा बोलने दीजिए ना, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपके पास था। अरे सौरभ जी मुझे मेरी बात पूरी कहने दीजिए। आपने बोला पटकनी, भी पिस गया, आम आदमी पार्टी पिस गई। सुनिए सुनिए सुनिए, आपने पटकनी कहा, तो पटकनी इससे बड़ी नहीं हो सकती कि 10 साल तक कश्मीर के लोगों का आपने अपमान किया, 370 चिल्लाया, कश्मीर के लोगों के सेब का व्यापार रोक दिया, अडानी को दे दिया, और कश्मीर ने आपको साफ कर दिया कश्मीर से। तो ये पटकनी है कि आप अयोध्या हार गए, लोग हंस रहे हैं, 5 साल तक का कंटेंट मिल गया, बनारस जीत गए, काशी तो जीतते जाइए आप, अयोध्या तो हार गए ना, जीत गए। और राम मंदिर की छत गिर रही है, राम मंदिर की छत टपक रही है। विमल कुछ रिस्पॉन्स करना चाह रहे हैं, उनके पास जा रहा हूं। लेकिन आप देखिए, अयोध्या में हार का जो श्रेय है और हार की जिम्मेदारी बीजेपी पर देते हैं, जरिया वही ईवीएम है, जरिया वही चुनाव आयोग है। लेकिन जब आप हारते हैं तो फिर वो चुनाव आयोग और ईवीएम दोनों सवाल। हम हार की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन मशीनों की बात कर रहे हैं, हम उन स्पेसिफिक मशीनों की बात कर रहे हैं जी। वो मुझे लगता है चुनाव आयोग उस पर एड्रेस करेगा। वही तो हम कह रहे हैं कि चुनाव आयोग सामने क्यों नहीं आ रहा, बीजेपी वाले क्यों लगे हुए हैं? जी विमल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विमल जी, इनका सवाल ये है कि भाई बीजेपी और आरएसएस चुनाव आयोग को क्यों डिफेंड करते हैं? कहता हूं विवेक जी कि जो चुनाव आयोग है स्वतंत्र प्रभार है, हमें उसके ऊपर जो है टीपा टिप्पणी नहीं करना चाहिए। रही बात, देखिए हम जहाँ पे चुनाव हारते हैं, हमने बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो है अपने हार को स्वीकार किया है, और हम आत्मवंथन भी कर रहे हैं, आत्मचिंतन भी कर रहे हैं कि हम वहां पे चुनाव क्यों हार गए, क्या कमी रही कि हम जो है वहां जनता तक इंटरेक्ट नहीं कर पाए। दूसरी चीज, हमारे जो मित्र हैं वो बार बार जो है वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा जो है इलेक्शन कमीशन को बचाने आ जाती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा जनता के बीच रहती है। हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा जो है चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, हमारे नेतागण हैं, हमेशा वो जनता से इंटरेक्शन करते रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी की बात करूं तो वो हेलीकॉप्टर वाले नेता है। उनका जो है हेलीकॉप्टर सिर्फ और सिर्फ जो है जनसभा के बाहर ही उतरता है, वो सीधे स्टेज पे जाते हैं और स्टेज पे जाने के बाद सीधे भाषण स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, हम जो है अगर चुनाव हारते हैं तो हम आत्मचिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, लेकिन यही कांग्रेस के अंदर नहीं है। आपने देखा कि अगर हरियाणा में अगर कांग्रेस चुनाव हारी है तो इनको आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। भी हमारे मित्र बात कर रहे थे नौजवानों के बारे में, महिलाओं के बारे में, तो महिलाओं ने और नौजवानों ने और युवाओं ने तो जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है हरियाणा के अंदर, तभी तो भारतीय जनता पार्टी जो है 49 सीटों पे राज जो है भारतीय जनता पार्टी के एक और निर्दलीय प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी में है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच पहुंची है, चाहे युवा की बात करूं, महिलाओं की बात करूं, गरीब की बात करूं, चाहे किसान की बात करूं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इनके बीच में जो होता क्या है, कांग्रेस के बीच में क्या होता है कि आपस में ही जो है अंतरकलह। आपने देखा था कि राहुल गांधी जी जो है कुमारी शैलजा को और हुड्डा जी को जो है स्टेज पे बुला के हाथ मिलवाते हैं, क्योंकि उससे पहले जो है ना कुमारी शैलजा जो है इस चुनाव को जो है गंभीरता पूर्वक नहीं लेती है, और वहां पे जो है जहां पे जो है उन्होंने प्रचार भी नहीं किया, और बाद में जो है कुमारी शैलजा जो है एक्टिव होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सबसे पहले कांग्रेस को ये देखना चाहिए कि भाई दिक्कत क्या है आपके अंदर। जी यश इस पर आंसर करना चाह रहे हो, उसके बाद सुशीबेन मैं आपके पास आ रहा हूं और पवन जी आपके पास आ रहा हूं। विवेक जी, बहुत विचित्र बात है कि कांग्रेस के बारे में सबसे ज्यादा ज्ञान बीजेपी आरएसएस वालों का है। हम वहां बैठे हुए हैं और ये हमें सिखा रहे हैं, और ये हार स्वीकार करने की बात करते हैं। यदि ये आपका कैमरा जूम, सौरभ जी बीच में मत आइए प्लीज, बीच में मत आइए। ये नहीं, कोई स्वयंसेवक नहीं है कांग्रेस का, नहीं, बेकार की बात मत कीजिए। नहीं, आप पहले आरएसएस का पंजीकरण बताइए, उसके बाद सदस्यों की गिनती होगी। बीच में मत आइए सौरभ जी। नहीं, कोई राष्ट्रहित नहीं किया है आरएसएस ने, बीच में मत आइए सौरभ जी। राष्ट्रहित में कोई भी करेगा काम आरएसएस का है। देखिए, यदि आपका कैमरा जूम करके दिखा सके तो ये कपिल नाम का आदमी अयोध्या हारने के बाद हिंदुओं को गाली दे रहा है। यही आदमी कन्हैया कुमार पे हमला करने भी पहुंचा था। ये मनोज तिवारी जी से जुड़ा हुआ आदमी है। ये हार स्वीकार करी है बीजेपी वालों ने, तो हमें मत बताइए, हम पूरा देख रहे हैं आपको। और कश्मीर में भी
जमीन पे हम थे। भारत जोड़ो यात्रा के समय आपकी पार्टी ने बोला था कि भाई कश्मीर में तो अलग झंडे होंगे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में सिर्फ तिरंगा था और नरेंद्र मोदी जी कश्मीर में सड़क पर नहीं थे। आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव जी क्या कह रहे हैं, संजय राउत क्या कह रहे हैं, जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। अभी ग्राफिक्स चला था वो, और उसमें अहंकार की बात की जा रही है। सुशीबेन कुछ कहना चाह रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी केजरीवाल कह रहे हैं अहंकार छोड़ साथ चलते तो नतीजे कुछ और होते। सीधी फाइट में कांग्रेस हारती है, रणनीति बदलनी होगी। हार के लिए कांग्रेस को मंथन की जरूरत है। कांग्रेस अंतःकलह से हारी है। AIMIM ओवैसी का बयान आ गया, वो बयान भी हम आपको थोड़ी देर में सुनवा देंगे। तो ये सिर्फ बीजेपी के लोग नहीं कह रहे हैं। सुशी बेन इस पर कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद मैं संजीव कौशिक आपके पास आ रहा हूं और वापस लौट रहा हूं यश आपके पास। सुशी बेन, देखिए मेरे भाई, हार जीत डेमोक्रेसी में होती रहती है। महाराष्ट्र में भी हमारी लोकसभा के जो रुझान आए निकाल आए वो हमारे फेवर में नहीं रहे, लेकिन हम शिवसेना हो या बीजेपी हो, हमारी महायुति हो, लग गए ग्राउंड पर काम करने के लिए। लेकिन कांग्रेस का क्या है कि वो अपने आप को बड़ा भाई बोलती है, दादागिरी करती है, फिर वो महाराष्ट्र हो फिर वो हरियाणा हो, और इसीलिए उनका जो लगाव लोगों से होना चाहिए वो नहीं है। दूसरी बात, आप मुझे ये बताएं कि जब महाराष्ट्र में एक भी महायुति का एक भी बीजेपी का MP हो, MLA हो, कार्यकर्ता हो, क्या हम इलेक्शन कमीशन के पास भागे भागे पहुंचे कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ी है? द इलेक्शन कमीशन वी हैव टू रिस्पेक्ट जो आपको ये द राइट टू स्पीच दिया गया है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, उसका दुरुपयोग मत कीजिए। कांग्रेस हर बार अंडर द इलेक्शन में हारे तो यूज द राइट ऑफ स्पीच और राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आप ये भूलिए मत, आप डेमोक्रेसी में जी रहे हैं और आपका इस प्रकार का पत्र डेमोक्रेसी के वैल्यू को तौहीन कर रहा है। इट इज ए इंडिपेंडेंट बॉडी इलेक्शन कमीशन, आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? मैं आह्वान करूंगी आपके माध्यम से हमारी सारी जनता को कि समझिए, जानिए कांग्रेस। लेकिन अगर अलग इलेक्टोरल बॉडी से शिकायत है मैम, तो फिर क्या करें? नहीं तो एक ही विकल्प बचता ना, या चुनाव आयोग की, या तो शिकायत करें न्यायालय में, या फिर सीधे चुनाव आयोग के पास जाएं। चुनाव आयोग ना सुने तो अदालत का दरवाजा खटखटाए। नहीं, जीते तो कुछ नहीं, हारे तो सीधे चुनाव और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी ना। दिस इज नॉट राइट। आपको हियरिंग मिलेगी, आप जाइए चुनाव आयोग के पास। लेकिन ये क्या बात हुई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दी, फिर तो जलेबी खाई, जलेबी नहीं, जब कड़वी हो गई जलेबी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन। ये जो दोगली राजनीति है, फॉल्स लाइज और नैरेटिव। पवन शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं वापस लौट रहा हूं, मैं इसके बाद आ रहा हूं। पवन शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आ रहा हूं आपके पास। पवन शर्मा जी। जी, दो तीन चीजें हैं। पहली बात ये साफ है कि किसी भी पार्टी के वोटर नहीं होते, वोटर अपने सारे मुद्दों को देख के वोट करते हैं। और ये कहना कि आम आदमी पार्टी ने किसी पार्टी के वोट काट लिए, तो ये बात बिल्कुल अनुचित होगी। भाई दिल्ली में तो देखिए, भाई बीजेपी थी, 5 सीटों पर काटी आपने सीधे कांग्रेस। एक सेकंड कांग्रेस को हरवा दिया 5। दुबे जी एक सेकंड। पवन शर्मा जी देखिए, अब आम आदमी पार्टी किसी पार्टी के वोट नहीं काटती, आम आदमी पार्टी अपने मॉडल के नाम पे वोट मांगती है। दूसरी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी ने इतना ही काम किया था, एक सेकंड सर, देखिए भारतीय जनता पार्टी को लंबे जनसंघ के संघर्ष के बाद भाजपा बनी, और भाजपा को किसी भी राज्य में सरकार बनाने में 10 साल लग गए थे बड़े संघर्ष के बाद। और आम आदमी पार्टी को पार्टी है, आम आदमी पार्टी के 10 साल में 2 राज्यों में सरकार है, राष्ट्रीय पार्टी है, 5 राज्यों में MLA आम आदमी पार्टी के हैं। तो आम आदमी पार्टी के पास मॉडल है, केजरीवाल मॉडल है, वो मॉडल जो। लेकिन पवन शर्मा जी एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी के मॉडल की आप लोग बहुत तारीफ करते हैं, चूंकि आपकी राजनीतिक पार्टी, आपकी सरकार है, वो आपका काम भी है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपने कितनी सीटें मांगी कांग्रेस से हरियाणा में? 7 सीटें आपको नहीं मिली, गठबंधन नहीं हुआ, तो आप 7 सीटों पर कैंडिडेट उतारते कि भाई हम अपना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, हम आपके खिलाफ 7 सीटों पर कैंडिडेट उतार रहे हैं। आपने 89 के 89 क्यों ठोक दिया? तो ये क्यों ना कहा जाए कि भाई आपने स्पेस नहीं छोड़ा, और कांग्रेस की सरकार को रोकने में आपकी एक बड़ी भूमिका रही। देखिए विवेक जी, गठबंधन का प्रयास हुआ, सारी बातें हुई, गठबंधन तो 7 ही सीटों पर उतारते ना सर आपने 89 छोड़ा एक बार में, एकदम ऐसा जैसे कि कोसी नदी में बाढ़ आ गई हो। उसी बात कर रहा हूं। देखिए, गठबंधन की दोनों जगह से प्रयास हुआ, सारी बातचीत हुई, आखिरी में गठबंधन नहीं हुआ। तो हर राजनीतिक पार्टी जो 3000 के आसपास पार्टी रजिस्टर्ड इंडिया में है,
सबका अधिकार है चुनाव लड़ना। उस अधिकार उस पे तो मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूं। यही बात सत्य है विवेक जी, अगर यही बात सत्य है, आपकी बात को रखते हैं, क्या कांग्रेस दिल्ली में 0 है, तो क्या आने वाले चुनाव में कांग्रेस दिल्ली में चुनाव लड़ेगी? नहीं लड़ेगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कांग्रेस दिल्ली में चुनाव लड़े, सारी सीटों पर लड़े, हम स्वागत करते हैं कांग्रेस का, हम सारी पार्टियों का स्वागत करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से बात हम ये पूछना चाहते हैं कि जब ये मुद्दों के नाम पर राजनीति नहीं करते, आपके चैनल पे कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी की लहर थी, मैं पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल ने दिखाया होगा भाजपा ने 10 साल सरकार चलाने के बाद किस मुद्दे वोट मांगे? युवाओं के रोजगार, जब युवा रोजगार मांग रहे थे, कहते रोजगार हमारे पास नहीं है, आप फौरन चले जाओ, आप इजराइल चले जाओ। तो युवाओं के रोजगार में वोट नहीं मांग पाए, किसानों के पवन भाई वो सब ठीक है, वो आप मुद्दे उठाइए, आप आगे भी उठाएंगे। जम्मू कश्मीर में डोडा में आपने खाता भी खोल दिया, मैं इसके लिए आम आदमी पार्टी को बधाई भी देता हूं। लेकिन एक बात बताइए, एक मित्र होने के नाते एक मित्र दूसरे मित्र को आगे बढ़ाता है, ये नहीं कि कोई ऊपर चढ़ रहा है तो उसके पैर खींच दो। हरियाणा के चुनाव में अगर आपको पता था कि आपकी बहुत सीटें नहीं आने वाली है, आप लोग 4-5 मानकर चल रहे थे, और भी पार्टियां आपकी 4-5 सीटें एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन आप लोगों ने 89 कैंडिडेट्स क्यों दिए? कांग्रेस को रोकने के लिए दिए। लेट मी कंप्लीट। देखिए, बड़ा आपने अच्छी बात करी है। 2013 में हमारी कितनी सीट थी? 0 थी। हमारा तो एक पार्षद तक नहीं था, एक हमारा बूथ का इंचार्ज तक नहीं था जी। हमको नहीं पता था हमारी सरकार बनेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने 2013 में दिल्ली में सरकार बनाई, 15 में बनाई, 15 में तो ऐसी सरकार बनाई कि सारी पार्टियां जिनका शासन चलता था वो 0 हो गई। तो ऐसी सरकार हमने बनाई। तो आज देखिए, गुजरात के अंदर आपके पास बेस्ट एग्जांपल है। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने 12-13% वोट लेना, 5 विधायक लेना, ये बड़ी बात है। वहां किसका हमने वोट काटा? वोट काटने की बात नहीं है, बात यह है कि आप किस मुद्दे को लेकर चुनाव में जाते हैं और जनता उसमें मोहर लगाती है कि नहीं लगाती है। नहीं, एक जो पैटर्न देखा गया, सौरभ दुबे जी के पास जा रहा हूं, एक पैटर्न ये देखा गया कि आप वहां राइज करते हैं जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट होती है, यानी कांग्रेस का वोट आपकी तरफ खिंचता है, जाता है। इस पर संजीव कौशिक के पास भी जाऊंगा। आपने पंजाब हासिल किया, वहां कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, वहां बीजेपी का कुछ था ही नहीं, और ना था और ना है, और फ्यूचर का मुझे पता नहीं। आपने दिल्ली हासिल किया, दिल्ली में पहले ही बीजेपी का सुपड़ा साफ था, वहां कांग्रेस को हटाकर आप आए। इसके अलावा और जो भी कुछ स्टेट्स में आप राइज किए, वहां पर भी कांग्रेस पहले मजबूत थी। मैं सौरभ दुबे के पास जा रहा हूं। सौरभ दुबे कुछ कहना चाह रहे बहुत देर से, आ रहा हूं पवन जी इसके बाद। देखिए, अच्छा, ये जो तथाकथित मोहब्बत की दुकान थी, ये मोहब्बत का गठबंधन है, इसमें हमेशा से बेवफाई का जो खंजर है वो कांग्रेस पार्टी के हाथों में ही होता है। आप अगर मध्य प्रदेश में देखेंगे, समाजवादी पार्टी के पीठ में खंजर भोंकने वाले जो है वो कांग्रेस पार्टी थी। सुन लीजिए आप, अरे सुन तो लो भैया, पार्टी को तोड़ दिया। अरे किसको तोड़ दिया? नहीं, आप ये बताइए, आपकी तो वहां जमीन ही नहीं थी, वहां पर आप क्या करने गए थे? अपनी जहां पर आपकी जमीन नहीं थी वहां पर आप जमींदारी करने गए थे। बेचारी कांग्रेस लड़ रही थी, अकेले गठबंधन में सहयोग करते, इनको हरा करके चले आए। अच्छा भला ये जीतने की तैयारी करके बैठे थे, जलेबियां तैयार करवा के बैठे थे, आपने इनकी जलेबी खराब करवा दी। अच्छा, एक बात बताइए पवन जी, मैं आ रहा हूं, एक सेकंड में आ रहा हूं। मैं दुबे जी से एक सवाल लेना चाहता हूं, ये जेजेपी को आपने मिठाई भिजवाई, जलेबी भिजवाई कि नहीं? बिल्कुल निश्चित रूप से भिजवाई। मिठाई खाने का अधिकार तो सभी को है। देखिए, जिसको देखिए कह रहे हैं जेजेपी को खा गए आप लोग। नहीं, जेजेपी को खाने वाले तो यही लोग हैं जो बहकाए फुसलाए, उसके बाद बेचारी अच्छी खासी गठबंधन में चल रही थी पार्टी। कम से कम जेजेपी जो है, जेजेपी कम से कम आपकी तरह धोखेबाजी नहीं करती कि कांग्रेस को हराने के लिए आप हरियाणा चुनाव लड़ने आ गए और अभी निमंत्रण क्या दे रहे हैं? निमंत्रण दे रहे हैं कि दिल्ली में कांग्रेस आए और सारी सीटों पे लड़े। अरे ये तो लड़ना ही है उसको, और आपको दिल्ली में गठबंधन करेंगे? बताइए, अगर कांग्रेस इतनी प्यारी है पवन भाई, तो दिल्ली में लड़ेंगे क्या? जी, दिल्ली में लड़ेंगे साथ में। अरे भाई, दोस्ती करे तो दिक्कत, दोस्ती तोड़ दे तो दिक्कत। दुबे जी आपको दिक्कत क्या है? संजीव कौशिक कुछ कहना चाह रहे हैं। संजीव कौशिक कुछ कहना चाह रहे हैं। संजीव कौशिक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजीव कौशिक जी। नहीं, सौरभ दुबे दोस्ती की बात कर रहे हैं, किसको कौन खा गया? तो हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बच्चे कुछ सहयोगी है, सारे के कान खड़े हो चुके हैं। आने वाले दिनों में क्या करेंगे? नीतीश बाबू के कान खड़े होंगे, उधर नायडू जी के कान खड़े हो गए कि आप क्या करने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, विवेक भाई, ये हरियाणा का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण था। भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझती थी कि यहाँ यदि वो जीतती है तो आगे के मार्ग कैसे प्रशस्त होते हैं, और यहाँ यदि वो लूज करती है, हारती है, तो फिर आगे कौन कौन से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने, और फिर मैं कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो फ्री स्टाइल में चुनाव लड़ती है। वो राम रहीम को भी बुलाने से परहेज नहीं करती, गुरेज नहीं करती, उसका भी सहयोग लेती है। इलेक्शन कमीशन के बारे में बड़ी लंबी लंबी बातें हो रही है। ये वही इलेक्शन कमीशन है ना, जब तक सरकार कोर्ट फटकार न लगाए तब तक विपक्षी पार्टियों की आवाज तक नहीं सुनती है इलेक्शन कमीशन। तो हमने देखा है इस इलेक्शन कमीशन के कारनामे देखे हैं, बड़े लंबे लंबे कारनामे हैं। तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सब कुछ बेहतर होते हुए भी
कांग्रेस पार्टी यदि पटखनी खा गई है तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी के लिए भी चिंतन का विषय है। और भारतीय जनता पार्टी के जो जीतने के तरीके हैं उन तरीकों से सबक लेने की जरूरत है, और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए आने वाले दिनों में। यदि आप सचमुच में यदि एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से तोड़ती रहेगी। जी विमल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं यश आपके पास आ रहा हूं। विमल जी। मैं कहना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस की तरह जो है ये स्टेज की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे जो नेता हैं, वो जनता के बीच पहुंचते हैं और जनता के जो भी सवाल प्रॉब्लम्स होते हैं उस प्रॉब्लम्स को जो है भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो कार्यकर्ता है वो और दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं विवेक जी कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, वो बहुत सरल स्वभाव के इंसान है और वो पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य भी थे। उन्होंने जो है जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनकी बात को सुनते हैं, जो भी ग्राउंड के प्रॉब्लम्स होते हैं, जनता जनार्दन के प्रॉब्लम्स होते हैं, उस समस्या को समाधान भी करते हैं। उस चेहरे को देखते हुए ना जनता ने जो है नायब सिंह सैनी को जो है अपना जो है प्यार और आशीर्वाद दिया। दूसरी चीज देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा भी था, भारतीय जनता पार्टी के पास नेतृत्व भी था। इनके पास ना नेतृत्व था हरियाणा के अंदर, ना नेता था, ना दिशा था, ना दिशा देने वाला कोई था। तो जनता भी समझ रही थी कि भाई हम आखिर वोट कांग्रेस को दे रहे हैं तो हमारा नेता कौन, क्योंकि आपस में ही जो है कलह थी। चाहे हुड्डा जी की बात करूं, चाहे रणदीप सुरजेवाला जी की बात करूं, चाहे कुमारी सैलजा जी की बात करूं, तो कांग्रेस भी इस पे जो है स्टैंड ले पा रही थी कि भाई आखिर हमारा चेहरा कौन होगा चुनाव जीतने के बाद। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास एक दमदार चेहरा था, एक कुशल नेतृत्व था कि जिसको देखते हुए जो है जनता ने जो है अपना पूरा का पूरा प्यार और आशीर्वाद जो है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में डाला। लेकिन आपकी भी तो कुछ मजबूरी रही होगी, 9.5 साल के सीएम को हटाया आपने विमल जी। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता बद्ध पार्टी है और इसमें जो है मौका सबको मिलता रहा है। ऐसा नहीं हुआ कि पहली बार जो है भारतीय जनता पार्टी ने भी हटाया। आप उत्तराखंड में जो है कांग्रेस ने भी जो है अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बदला। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और सारे कार्यकर्ता है। हमने जो है सबको मौका मिलना चाहिए। विवेक जी, मैं इस पार्टी में एक अगर मैं नेशनल पैनलिस्ट हूं तो कल के टाइम में मैं भी चाहूंगा कि जो है मुझे भी जो है प्रदेश में जो है कोई जिम्मेदारी मिले कि जो मैं लोगों की जो है मदद कर सकूं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कार्यकर्ता बद्ध पार्टी है। दूसरी चीज देखिए, ये परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है कि हाँ भाई अगर हम चुनाव जीतते हैं तो हाँ जो है कि उस परिवार का ही कोई नेता जो है नेतृत्व करेगा। तो ये कार्यकर्तावाद वाली पार्टी है जी। ठीक है, मैं इसका जवाब यश देंगे आपको, लेकिन यश मैं वापस से उस पर आता हूं। आपके पार्टी के अंदर जो भी कुमारी सैलजा ने कहा, जो भी हुड्डा जी ने कहा, या फिर कैंडिडेट सिलेक्शन में जो प्रोसेस फॉलो किया गया उसमें हुड्डा जी की कितनी चली, सैलजा जी की कितनी चली, ऐसी 1000 बातें भी फ्लोट कर रही हैं सियासत में या सियासी हलकों में, और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी का कंट्रीब्यूशन। विवेक जी देखिए, चुनाव के नतीजों के बाद ये बात बहुत ज़्यादा तर्कसंगत नहीं रह जाती कि टिकट किस तरह बांटे गए। हाँ, समीक्षा हमारा शीर्ष नेतृत्व कर रहा है और हम जल्दी ही कुछ नया हल इसका ज़रूर निकालेंगे। लेकिन मैं बार बार आपको और सबको ये पूछना चाहता हूं कि यदि नायब सिंह सैनी का चेहरा दमदार था तो नरेंद्र मोदी जी की जरूरत क्यों? यदि नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दमदार था तो आप एग्जिट पोल में क्यों नड्डा जी की फोटो लगवाने लग गए थे मीडिया से? ये मैं बीजेपी से पूछ रहा हूं। और सुशी बेन ने शुरू में मुझे 2 फिल्मों के नाम बताए थे, मैं इनको एक फिल्म का नाम बताता हूं, नाम भी छोड़िए। 1982 की फिल्म थी, प्रेम चोपड़ा जी ने एक मर्डर किया था, उसमें वो विलन थे, लेकिन सबसे पहले जाके रोते हुए दिखाया था, फूट फूट के रोए थे और अदालत में साबित हुआ था कि मर्डर इन्होंने किया है। अब उस फिल्म का इस बात से कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैंने बहुत बड़े नेता को देखा है कि ड्रग्स, बेरोजगारी, किसानों की हत्या पे मंच पे रो रहे हैं और अडानी के ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, किसान मर रहे हैं, कुछ नहीं सुना जा रहा, बेरोजगारों को लठ मारे जा रहे हैं, और हम यहाँ एक्टिंग देख रहे हैं बैठ के कि लो भैया मोदी जी का चेहरा और मोदी जी का चेहरा। देखिए, रहा सवाल कार्यकर्ता की पार्टी का, तो अनिल विज जी यदि कल को अपने समर्थकों के साथ अलग हो गए तो आप क्या करेंगे? आपकी पार्टी में यदि कोई भी पद है तो वो सिर्फ नागपुर में बैठ के 12 लोग तय करते हैं, ये सबको पता है। वो 12 लोग जिनका कोई पंजीकरण नहीं है। और सुशी बेन मुझे संविधान याद दिला रही थी। सुशी बेन, माफ कीजिएगा, जब संविधान लिखा गया तो आपकी उद्धव सेना का तो नाम भी नहीं है, शिंदे सेना का तो नाम भी नहीं पता था किसी को। कांग्रेस ने लिखा है संविधान, जिसके दम पर आज आप बात कर रही हैं। एक बात कीजिए यश भाई, आप खुद की बात करते नहीं हैं। सुशी बेन जी, आप मुझे बताइए, शिंदे सेना का नाम इतिहास में था क्या? आप मुझे संविधान बता सकती हैं, क्योंकि मैं आपसे छोटा हूं, लेकिन आप कांग्रेस को संविधान नहीं बता सकती हैं। यश भाई,
कैन आई से दिस, आप खुद की बात करें, आप क्यों नहीं बात तो मैं करें खुद की कौन बात कर रहा हूं, किधर मैं तो क्या पूछ कर रहा रहा हूं ना है? कि संविधान में विकास- कहां लिखा है विकास कि और चुनाव विकास प्रचार के लिए साथ आप एक हम कन्विक्टेड काम- क्रिमिनल को बार जज बार भाई, बाहर this is निकालें, not- उसके ये दम पर बिल्कुल- वोट मांगे और ये मीडिया में बिल्कुल भी ये गलत है। खबर दें आप हर कि कोई हमारी ये पर- इंजीनियरिंग है कि आप हमने इस हर व्यक्ति कोई को पर बाहर इल्जाम लाके लगा वोट रहे हैं। मांगे। खुद की क्या बात ये नहीं भाजपा की करेंगे। इंजीनियरिंग नहीं, मानी ऐसे जाएगी? कैसे? क्या आप- हरियाणा की और आपको भारत कोई- की जनता इन आप- बातों के दम पर अपना नेता यस तय भाई, करेगी? पहले तो आप आपकी हार एक्सेप्ट कीजिए। सुशी बेन, बीजेपी पहले तो पर आप सवाल ये एक्सेप्ट उठाना, कीजिए कि आप बीजेपी इतनी कौन देर से किधर चुनाव फोटो आयोग के लिए लगा रहे पैरवी हैं, कर रही हैं कौन किधर- और सौरभ अरे दुबे यस जी भाई, चले गए हैं, लेकिन अरे यार उन्होंने समझ जलेबी के जाइए। चक्कर में बता यस दिया भाई, कि आपके वो CM विश्लेषक कौन नहीं तय है, वो करते हैं? बीजेपी वाले हैं। आपका हाईकमांड तय करता है आपके सीएम को। आप क्यों पूछ, आप हु आर यू टू आस्क? Then who are you? You are not even in the Congress, ma'am. No, so then no, but the way you are talking, the way you are talking, Even, yes, bhai. even the way you are talking, I am only इधर saying then फोटो who लगा are रही you? है। If मैंने my एक top बार- leadership is to decide आपने who यस is the भाई candidate, एक बार then who are ये you? नहीं कहा, आपने एक ना बीजेपी को आपने कांग्रेचुलेट किया। ऐसी पार्टी है, हम महायुति है क्या महाराष्ट्र करें? में। किसानों की विकास हत्या के लिए और कांग्रेचुलेट विश्वास करें के इनको, साथ चलते हैं। महिला विकसित पहलवानों का भारत, अपमान करने के लिए ना कांग्रेचुलेट करें भारत की इनको। बात करेंगे ना विकास की बात 400 करेंगे, पार ना करके लोगों का संविधान बदलना विश्वास चाहते देंगे। हैं, ये इन्होंने खुलेआम कहा था। इस बात के लिए कांग्रेचुलेट करें ठीक है, इनको। अब ठीक है, डिबेट थोड़ा सा एक लाइन और आगे लेकर चलते हैं। यश, क्या आने, सुची बेन का जवाब पूरा होने दीजिए, फिर मैं यश आपसे सवाल लूंगा। सुची बेन जी जल्दी से। मेरा मुझे इतना ही कहना है कि यश भाई हैं, वो बात कर रहे हैं बीजेपी की, वो नहीं जानते क्या कि उनकी पार्टी में कौन तय करता है कैसे सीएम बने, कहां फोटो लगी, क्यों सीएम बदली किया। अरे भैया, कांग्रेस पार्टी में कौन किसको पूछता है, किसकी फोटो आ जाती है चली जाती है, सीएम आते हैं चले जाते हैं, वो उसके पर बात नहीं करेंगे। एक बार उन्होंने ऐसा यश, लेकिन ठीक है मैम, एक सवाल कांग्रेस पार्टी से करना चाह रहा हूं। क्या आने वाले महाराष्ट्र, क्या आने वाले झारखंड, बिहार के चुनाव में कांग्रेस अब बैकफुट पर है, कांग्रेस के लिए सेटबैक है? और दलितों का वोट बैंक आपसे 3 महीने के अंदर ही क्यों छिड़क गया, जो 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में आपके साथ नजर आ रहा था? विवेक जी, यश जल्दी से आपका जवाब जी। मैं कांग्रेस की बात, अलाउ मी टू कंप्लीट विवेक भाई, अलाउ मी टू कंप्लीट जी। आज की जो यूथ है, महाराष्ट्र है, दे आर इन अ वेरी, दे नीड व्हाट इज द प्रोग्राम। हम दे रहे हैं विकसित भारत, हम दे रहे हैं विश्वास और विकास, और ये कौन सी बात करें, ईवीएम की बात कर रहे हैं। क्या यूथ को वो पसंद है? ये बताना। ठीक है मैम, मैं एक सवाल जल्दी से, वक्त सीमित है, मैं यश से जल्दी सवाल ले लूं कि क्या आने वाले इलेक्शंस में, मैं सवाल को चलिए सेटबैक भी नहीं, मैं ये कहता हूं कि क्या मुद्दा है जी, क्या आने वाले इलेक्शंस में सर्वे की बात कर रहे हैं आपको बीच में लड़ाई मैं वापस आ रहा हूं। यश, आपसे सवाल है, क्या आने वाले इलेक्शंस में आपको ये रिजल्ट झटका दे गया है? विवेक जी, जब मैं यहाँ बैकफुट पे नहीं हूं तो मेरी पार्टी कैसे बैकफुट पे होगी? हम उसी तरह फ्रंट फुट पे हैं और रहेंगे। और सुशी बेन मुझे जो बोल रही थी विकसित भारत, तो देखिए आपकी पार्टी ने धारावी अडानी को दिया है, और केजरीवाल जी अहंकार की बात कर रहे हैं ना, मैं सवाल सुनिए, तो आपकी पार्टी ने धारावी, उद्धव ठाकरे जी भी कह रहे हैं कि रणनीति बदलने की वो जरूरत सब है। बातें हम आपस में करेंगे। उद्धव ठाकरे जी ने क्या कहा, आम आदमी पार्टी ने के अंदर करेंगे, ये हम अंदर करेंगे, लेकिन इन्होंने धारावी अडानी को दिया है, इन्होंने मुंबई में लोहा बिछाया। सभी मेहमानों का, मेरे पास वक्त सीमित है, मैं फिलहाल सभी मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। लेकिन हरियाणा के इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बाद इस देश के आने वाले चुनाव में डायनामिक्स और चुनावी आयाम दोनों बदलते नजर आएंगे। वक्त एक ब्रेक का है, बने रहिए इंडिया डेली के साथ।